Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very warm welcome to JIB CIB Prep. हम कर रहे हैं आपके CAIIB में पेपर नंबर 3 तैयार, जहां मॉड्यूल C का यूनिट 15 आज करने वाले हैं। हम DCF के बारे में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के बारे में ऑलरेडी बातचीत कर आए हैं। आज हम DCF के अलावा क्या वैल्यूएशन मॉडल्स हैं उनको पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो वैल्यूएशन मेथड्स हैं वो ब्रॉडली दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, है ना। एक जो है आपका यूनिट 14 है और एक जो आपका यूनिट 15 है। 14 हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और अब हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड समझेंगे। और इस यूनिट में जैसे कि हमने बोला DCF ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉन DCF वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हमको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिखे हैं, बट फिर भी जिस तरीके से MCQs हमारी किताब में दिए हुए हैं मैं वो सब आपके साथ करने वाली हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20-25 minutes tops will be able to do this chapter. So stay with me, and here we are starting with models that are non-DCF, that is relative valuation model. This is one of the most important. इसके बारे में हल्की फुल्की बातचीत हमने लास्ट सेशन में भी करी थी कि जैसे अगर 4 BHK फ्लैट है जो अभी 1 करोड़ का बिका और आपके पास भी 4 BHK फ्लैट है, ठीक है, जो आप बेचने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या एडिशनल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 बालकनी एक्स्ट्रा है और उसी के साथ साथ एंट्रेंस भी 2 है। तो रिलेटिव मतलब इस घर में लेट्स से आप रहते हो, यहाँ से कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो बेस्ट वैल्यूएशन मेथड फॉर यू वुड बी रिलेटिव वैल्यूएशन। जो आपके सेम तरीके के प्रॉपर्टी या सेम तरीके का सेट बेस से बिका है, उसी तरीके से आपकी भी वैल्यूएशन कर पाएगी। ओके, देन वी हैव इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल, एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल। यहाँ से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको ऑफ कोर्स सेशन में बताऊंगी। फिर बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल भी है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है जो मैं पढ़ाऊंगी आपको। स्टॉक डेट अप्रोच कहीं ना कहीं हम लास्ट सेशन में बातचीत करके आए हैं। इसके अलावा जो MCQs होंगे वो मैं बताने वाली हूँ। ओके, तो जब आप रिलेटिव वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, जो मेजरली इस चैप्टर में हम बातचीत करने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले रिसर्च करते हैं। जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन आप खरीदना चाहते हैं, है ना, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, क्योंकि जो जो ऑर्गेनाइजेशन आप खरीदने वाले हैं उसके जैसी कंपनी के साथ आप कंपेयर करने वाले हैं, उसके जैसी कंपनी के साथ आप रिलेट करने वाले हो। यस, तो पहले तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत करें, कंडक्ट करिए रिसर्च। उसके बाद सिमिलर बिजनेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। एनालॉगस मतलब जो सिमिलर सेम लाइन पे हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। फिर किस मल्टीपल्स, क्या फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आप वैल्यूएशन करने वाले हैं उन्हें डिटरमाइन कीजिए, फिगर आउट कीजिए उन वैल्यूएशन मल्टीपल्स को कि आप डेट के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एज इन कि किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, या कितने असेट हैं उनके पास, उनका डेट और इक्विटी रेशियो क्या है उसके साथ कंपेयर करने वाले हैं, करंट असेट और करंट लाइबिलिटी के साथ कंपेयर करने वाले हो, चीज़ों को सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, इबिट्टा के साथ कंपेयर कर रहे हो, EBIT के साथ कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ, उन वैल्यूएशन मल्टीपल्स को समझिए, फिगर आउट कीजिए एंड अल्टीमेटली कंसर्न बिजनेस के साथ कंपेयर करते हुए अपने इस बिजनेस की वैल्यूएशन निकाल पाइए, जिस कंपनी को आप लेट्स से टेक ओवर करना चाहते हैं, वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं, व्हाट्सएवर इज योर रीजन। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया ये सारे हमारे पास वैल्यूएशन मॉडल्स हैं। एक बात शुरू करते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है मेजरली पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये हमने पीछे पढ़ा ना, ये इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल, एंटरप्राइज वैल्यूएशन मॉडल, ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से। ये एंटरप्राइज वैल्यूएशन इबिट्टा के साथ, इबिट्टा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी है। एंटरप्राइज वैल्यू को बुक वैल्यू के साथ और एंटरप्राइज वैल्यू को सेल्स के साथ, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें बहुत बार ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में देखने को मिले, और इतना आसान है ये, सिंपल, आपको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, व्हाट्सोएवर इट इज, हाउसोएवर इट गोज,
जैसे फॉर्मूला आने वाला है, जिस तरह की वैल्यूज आपको दे रखी है, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड है ना। जैसे यहाँ पे प्लस है वाई के साथ, मान लेते हैं एक्स निकालना है तो वाई जेड के साथ जाके माइनस हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो हम इक्वेशन क्लास 6 में पढ़ी थी उस तरीके से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 कंपनी से रखी है, कंपनी ई एफ एन जी, उसका सेल्स दे रखा है, EBITDA दे रखा है, बुक वैल्यू परसेंट दे रखा है और ईवी दे रखा है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको वैल्यूएशन मल्टीपल एंटरप्राइज वैल्यूएशन का सेल्स के साथ निकालना है, एंटरप्राइज वैल्यूएशन का EBITDA के साथ निकालना है, एंटरप्राइज वैल्यूएशन का बुक वैल्यू ऑफ एसेट के साथ निकालना है। ये मान लेते हैं क्वेश्चन में आपसे, ये एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया होगा, स्पेसिफाई कर रखा होगा कि क्या निकालना है आपको। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको एंटरप्राइज वैल्यू को EBITDA के साथ कंपेयर करना है तो सिंपल क्या करोगे, एंटरप्राइज वैल्यू इज 3000, ठीक है, और EBITDA आपको दे रखा है 400, तो 3000 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 7.5। इसी तरीके से 4000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये 8 आ गया। 6000 डिवाइडेड बाय 600, तो ये आपके पास 10 आ गया। अगर आपसे बोलते हैं कि तीनों का EBITDA के साथ भी निकालिए, बुक वैल्यू के साथ भी निकालिए और सेल्स के साथ भी निकालिए और फिर उसका एवरेज निकालिए, तो सिंपली 7 प्लस 7.5 प्लस 8 प्लस 10 इक्वल्स टू 25.5। अब वैसे तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने ऊपर नंबर होते हैं उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे ऊपर 3 है तो नीचे 3 से डिवाइड होना चाहिए, बट जब भी हम ईवी निकाल रहे होंगे तो हम इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे। 7.5 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 25.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12.575। एम आई क्लियर, ध्यान रखेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये छोटी सी बात है, छोटी सी, बट यहाँ पर हम गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि इन जनरल हम ऐसे एवरेज निकालते हैं ना, जितने भी हैं, जितने भी, जैसे ऊपर 5 नंबर है तो नीचे 5 से डिवाइड करते हैं, बट जब भी हम ईवी निकाल रहे हैं वहाँ पे एवरेज इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, ऑलवेज। ओके, जब आप एवरेज निकाल रहे हैं। इसी तरीके से जैसे अभी हमने ईवी को इबिट्टा के साथ किया था, उसी तरीके से अब हम ईवी को बुक वैल्यू के साथ कर लेंगे। उसी तरीके से हम ईवी को सेल्स के साथ कर लेंगे। डिवाइड ही तो करना है, सिंपल। 3000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू 3, 4000 डिवाइड बाय 2000 इक्वल्स टू 2, 6000 डिवाइड बाय 3000 इक्वल्स टू 2, या और ऐसे ही 3000 डिवाइड बाय 900 इक्वल्स टू 3.33, 3 आना चाहिए तो। हाँ, 3.33 आ रहा है, ओके। 4000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू 4 एंड 6000 डिवाइड बाय 2000 इक्वल्स टू 3, एंड फिर आपस तीनों को ऐड कर दीजिए। 3.33 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 10.3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5.165, 5.166 आ रहा है एक्चुअली। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आसान है ना, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ following estimates of company M's enterprise value can be derived by applying the average multiples to the company's financial figures। जैसे एवरेज EBITDA EV के साथ कितना दे रखा है 12.75, बुक वैल्यू के साथ कितना रखा है 5.6166, ईवी के साथ कितना, ईवी का सेल्स का कितना रखा है 3.5 एवरेज। और कंपनी एम करना है अपन को, 3 कंपनीज का एवरेज आउट कर रहे हैं कम, थर्ड का फोर्थ कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपने ये ऑलरेडी ले लिया आपने। बुक वैल्यू लेट्स से सॉरी सॉरी गाइस, ये दे दिया, एवरेज वाला निकाल लिया हमने तीनों का, बिट्टा के साथ भी बुक वैल्यू के साथ भी और सेल्स के साथ भी। यही तो हमने पीछे कैलकुलेट किया है। अब मान लेते हैं दे रखा है क्वेश्चन में, ऑल ऑफ दीज फिगर्स आर गिवन टू यू। EBITDA दे रखा है एम का
और ईवी दे रखा है एम का। ऐसे ही बुक वैल्यू दे रखी है एम की और ईवी दे रखी है एम की, सेल्स वैल्यू दे रखी है एम की और ईवी दे रखी है एम की। जिस तरीके से आपने तीनों कंपनी से ये एवरेज आउट निकाला, उसी तरीके से ये निकाल लीजिए। ईवी अपॉन इबिट्टा इक्वल्स टू एम का पता चल जाएगा, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे एंड रिलेटिव अप्रोच से आंसर निकल जाएगा। इसे मल्टीपल्स भी हमने कवर कर लिए हैं। यस, आर वी क्लियर? ओके, या फिर आपको क्योंकि पता नहीं है ईवी, ये आपने कैलकुलेट करना है, तो जैसे हमने डिवाइड किया था इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 इंटू 12.75 इक्वल्स टू 6375। दिस इज व्हाट यू कैलकुलेट। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि एवरेज निकाला ही हमने इसलिए था। ऐसे ही 5.165 को 2000 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,330 करोड़। ओके, ऐसे ही 3.5 को आप 5,500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19,250। और फिर इसका एवरेज निकालना है। अब क्योंकि अर्थमेटिक एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि अर्थमेटिक, इसलिए 3 है, बिकॉज अर्थमेटिक एवरेज है। यहाँ पे हमने 2 ही लेने हैं, यहाँ पे हम 2 ही लेंगे जब हम एवरेज निकाल रहे होंगे कंपेयर करने के लिए। बट जब इस पर्टिकुलर कंपनी का तीनों बेसिस पे हम वैल्यूएशन एवरेज में पहुंच रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल अर्थमेटिक एवरेज निकालेंगे। देयरफॉर इट इज 3 एंड यू गेट द आंसर। एम आई क्लियर? इसे जैसे क्वेश्चन हमको बहुत दिखे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास पी मल्टीपल है, प्रॉफिट प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग, पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग जब हमारे को निकालना होता है। ओके, तो हम कैसे निकालते हैं? 1 माइनस बी इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो, आर इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितना खर्चा होगा इक्विटी लाने पे, आर ओ इज द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बी इज द रिटेन्ड प्रॉफिट, जो पैसे आपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटे, या प्लाउ बैक रेशियो। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट, रिटेन्ड बोल रहे हैं इसको, इट इज द रेशियो बेसिकली, जो प्लाउ बैक रेशियो। तो कैसे निकालोगे पी मल्टीपल को, कैसे निकालोगे? ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रिटर्न ऑन इक्विटी ये रहा 20%, तो 0.20 हो जाएगा। ओके, आर इज 15%, तो 0.15 हो जाएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0.3, तो ये हो जाएगा। रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0.7 हो जाएगा एंड यू गेट द आंसर। एम आई क्लियर? फॉर्मूला इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, फॉर्मूला इज व्हाट वी नीड टू लर्न। ओके, नाउ most important factors that determine PB ratio. Okay, how do you calculate PB ratio? ROE minus 1, ROE 1 minus B, B is the same, that is 1 minus B basically is your dividend payout multiple. Okay, R is the rate of return, G is the growth. Okay, यहाँ पे तो खैर G बता भी नहीं रखा है, ROE है अपन के पास। अच्छा, ये G ये रहा, R माइनस जी। अगेन ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा पीबी रेशियो के लिए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अगेन यू हैव टू लर्न। वैल्यूज डालेंगे, ROE विठल लिमिटेड की 25 है तो ये 0.25 होगी, परसेंटेज में बात हो रखी है। R 18% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.5 है, क्योंकि रेशियो इसलिए हम सबको परसेंटेजेस में नहीं रहने दे रहे हैं, इसलिए हम पॉइंट्स में लेकर आ जा रहे हैं। ग्रोथ हमारे पास 15 है, वैल्यूएशन वैल्यूज डालो और पीबी मल्टीपल से आंसर निकाल दो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल। खाली जो डेटा बैलेंस शीट में दे रखा होता है हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो जब आप डिटरमाइन कर रहे हो किसी कंपनी की वैल्यू, तो 2 मेथड्स आप दैट आर फंक्शनली इक्वल टू यूजिंग दैट ऑफ अ बैलेंस शीट। क्या है वो? टू बिगिन, डायरेक्ट टैली ऑफ बुक वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टर्स क्लेम कैन बी परफॉर्म, ये तो पहला है। ओके, दूसरा तरीका क्या है? 2 तरीके बोले हैं ना।
दूसरा क्या है, कंप्लीट इन्वेंट्री ऑफ कंपनीज असेट कैन बी कंपाइल्ड एंड देन फ्रॉम द इन्वेंट्री क्लेम्स फ्रॉम पार्टी अदर देन इन्वेस्टर, किस किस को पैसे देनदारी है इन्वेस्टर्स को छोड़ के, जैसे कि कोई पेबल्स है, कोई प्रोविजंस है, उन्हें माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे इसको समझ सकते हैं। BML लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है 2022 की। वी कैन डिटरमाइन द वर्थ ऑफ द कंपनी बाय यूटिलाइजिंग ईदर द इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच और द असेट लायबिलिटी अप्रोच। दो हमारे पास अप्रोचेज हैं। मैं चाहूँगी कि आप ये अप्रोचेज को अभी के अभी गिव योरसेल्फ 20-30 सेकेंड्स एंड अब्जॉर्ब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कलर दिख नहीं रहा है तो मैं लिख ही देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बुक वैल्यू अप्रोच। कैसे बोल रही हूँ मैं करने के लिए इसे आपको? ओके, जैसे आप कैसे बैलेंस शीट दे रखी है, ओके, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, सिक्योर्ड लोन दे रखा है, अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स को छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटी बोल रहे हैं हमसे। करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन कितना दे रखा है? 600। फिक्स एसेट दे रखा है हमारे पास 3000 रुपये का, ओके। टोटल वैसे बैलेंस शीट यहाँ पे ऐसे मैच हो रही है। तो हमने क्या बोला, दो हमारे पास तरीके हैं, वी हैव टू अप्रोचेज। एक अप्रोच है इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच, एक है हमारे पास असेट लायबिलिटी अप्रोच। सबसे आसान असेट लायबिलिटी अप्रोच है। टोटल हमारे पास ये है, इसमें से आप ये माइनस कर दो, आपने टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन माइनस कर दो एंड यू गेट द आंसर। बुक वैल्यूएशन अप्रोच से असेट लायबिलिटी अप्रोच इसे हम बोलते हैं, ओके। आंसर इज सेम, अगर आप देखोगे दोनों में आंसर सेम है। बट जब मैं इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच से बोल रही हूँ, एग्जाम में तो खैर इट डजेंट मैटर कि कौन से अप्रोच से आप निकाल रहे हो, बट मान लेते हैं अप्रोच ही बता देते हैं कैसे निकालना है, देन यू शुड नो दिस, राइट। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कैसे निकालोगे? शेयर कैपिटल, जो जो हमने ये हाईलाइट कर रखा है ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। इन्वेस्टर्स को छोड़ के, इक्विटी और डिवेंचर्स इन्वेस्टर्स है, या लोन ले रखा है एक तरीके से उसको भी बोल सकते हैं। बाकी सब चीज़ों को आप ऐड करेंगे एंड यू कैन गेट द आंसर, दैट्स योर आंसर, ओके। तो यहाँ पे हमने असेट साइड नहीं लेते हैं, इस साइड में हम सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही लेते हैं। शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करते हैं, सिक्योर लोन, और आपने अनसिक्योर लोन ऐड किया, द आंसर बिकम 6390 ओनली। आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच इज आल्सो नोन एज इनकम अप्रोच, असेट अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। कंपैरिजन बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरिजन अप्रोच बोल सकते हैं हम इसे, ओके। डायरेक्ट कंपैरिजन बोल सकते हैं, दैट विल बी द बेटर वे टू राइट। Now, the worth of an asset can be determined by analyzing its pricing in relation to the pricing of comparable asset। जैसे हम बात करते आ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं 4 BHK को, लास्ट सेशन से मैं आपको सेम एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ कॉमन वेरिएबल सच एज अर्निंग, कैश फ्लो, बुक वैल्यू और सेल, इट इज़ नोन एज, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो मतलब रिलेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हो, तो आंसर इज रिलेटिव वैल्यूएशन। अगर कैश फ्लो अर्निंग को डिस्काउंट करते हुए या प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आ रहे होते तो DCF हो जाता। कंटिंजेंट और फ्री कैश फ्लो जैसे हमने कोई बातचीत करी भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेशियो दैट इलस्ट्रेट्स द स्टॉक मार्केट रेडीनेस टू पे 1 rupee ऑफ अर्निंग पर शेयर is referred to as an earning multiple, price to earning, PE ratio it is, yes। तो आप प्राइस को अर्निंग के साथ कर रहे हो, अर्निंग को प्राइस के साथ नहीं, इट इज़ PE, तो इट इज़ प्राइस टू अर्निंग। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं B और C में हो जाते हैं। इट इज़ प्राइस टू अर्निंग एंड नॉट अर्निंग्स टू प्राइस, बिकॉज इट इज़ PE रेशियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, per share to earning। Am I clear, guys?
Yeah. So the price to earning ratio goes up when all the following conditions are met. Okay. Growth goes up, discount rate goes down, reinvestment rate same remains same. Growth goes down, discount rate goes down, reinvestment rate goes up. Growth exceeds expectation, discount और reinvestment जो है fall of expectation. Discount rate goes down, reinvestment rate goes up. The answer here is D. Price earning ratio ऊपर तब जाएगा जब डिस्काउंटिंग रेट कम होगा. डिस्काउंट रेट को आप रिस्क बोल सकते हैं जब रिस्क कम हो रहा होगा और जो रिटर्न है वो ज़्यादा हो रहा हो तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाएगा. और ध्यान हमेशा इस बात का देंगे जब न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा होता है ना, न्यूमरेटर इज़ बिगर देन डिनोमिनेटर, तो ऑफ कोर्स हमारे पास ज़्यादा आता है. अगर मान लेते हैं 10/2 है या 8/2 है तो ऑफ कोर्स 10/2 ज़्यादा होगा. उसी तरीके से जब रिस्क कम है, रिटर्न ज़्यादा है, या डिस्काउंटिंग रेट कम हो रहा है, रीइन्वेस्टमेंट रेट बढ़ रहा है. एक्चुअली इट इज़ नॉट रिटर्न बट जिस तरीके से आप पैसे जो आपके ऐसे आए हैं उसे वापस डाल रहे हो, that is known as reinvestment rate. Okay, so I hope you have understood it well. Moving forward, which of the following is not factored into WACC calculation? WACC मतलब weighted average cost of capital होता है. उसमें आप KE लेते हैं, KD लेते हैं, KP लेते हैं, मतलब cost of equity लेते हैं, cost of डिवेंचर लेते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी लेते हैं. इसी तरीके से आपका KO बनता है, बोले तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल बनता है. ठीक है, तो WACC में क्या आप नहीं लेते हैं? वेट और प्रोपोर्शन ऑफ डेट. डेट तो लेते हो, इक्विटी प्रोपोर्शन और वेट कहीं ना कहीं वो भी लेते हो. इनकम टैक्स लेते हो क्या ऑन इंटरेस्ट इनकम या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल? जो नहीं ले रहे हो, KE भी ले रहे हो, KD भी ले रहे हो, KP भी ले रहे हो, तो जो नहीं ले रहे हो वो टैक्स नहीं ले रहे हो. Okay, and with this we are done. Like I said, easy chapter. Join the Telegram group, and that's it from my side. Thank you so much. I'll see you in the next session with unit 16. That's also an easy chapter. 17 थोड़ा सा heavy chapter है, but हम 16 पहले करेंगे तो थोड़ा सा easier हो जाएगा वो भी. Okay, but now I'll take your leave. This is your friend and your teacher CM Vidisha Dua signing off for today. Bye bye.